नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 27 अगस्त 2022। तो 27 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 26 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ओलाफ स्कोल्ज, ऑप्शन बी एंजेला मार्केल, ऑप्शन सी व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। तो हाल ही में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? तो शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। यूनेस्को के अनुसार 2015 में 1.2 मिलियन से अधिक प्रवासियों, विशेष रूप से इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और इरिट्रिया के लोगों को अपने राष्ट्र में इन्होंने जगह दी थी। ठीक, बात करें यूनेस्को शांति पुरस्कार की तो इसका जो नाम है वो आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। आधिकारिक तौर पर जो इसका नाम है वो है, आप नोट कर लेंगे, आधिकारिक तौर पर इसका नाम फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार है। क्या है? फेलिक्स होफोएट बोगेन यूनेस्को शांति पुरस्कार इसका ऑफिशियल नाम है। अच्छा, बात हो रही है एंजेला मार्केल की, तो आपको पता चली गया कि जर्मनी की पूर्व चांसलर थी और ये 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही हैं। इन्होंने 2021 में अपने पद को छोड़ा है। तो इन्होंने अपने पद को 2021 में छोड़ दिया। तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के चांसलर हैं। बात यदि व्लादिमीर जेलेंस्की की करें तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन को आप जानते होंगे, ये रसिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क किस शहर में बनेगा? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी ठाणे, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क महाराष्ट्र के नागपुर शहर में बनेगा। इसकी घोषणा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने की है। किस अवसर पर? तो सामाजिक अधिकारिता शिविर में हिस्सा लेते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इसकी घोषणा की है। अब बात सामाजिक अधिकारिता शिविर की हो रही, तो इस कार्यक्रम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत और दिव्यांगजनों को एडीपी योजना के तहत सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि सामाजिक अधिकारिता शिविर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को और एडीपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को उपकरणों का वितरण किया गया है। और हमारे वर्तमान में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह हैं। नेक्स्ट है, आईएमएफ में भारत के अगले ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि ईडी का मतलब होता है कार्यकारी निदेशक। तो आईएमएफ में भारत के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं। ठीक, और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये सुरजीत सिंह भल्ला का स्थान लेंगे और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2022 से 3 वर्ष के लिए होगा। अच्छा, इसमें जो ये भारत के ईडी हैं, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है कि ये जो भारत के ईडी होते हैं वो बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका में से किसी एक देश द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्ति के साथ इन देशों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका से भी एक व्यक्ति का चयन किया जाएगा। वो और भारत देश का जो ईडी है ये मिलकर इन सभी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात आईएमएफ की हो रही है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 190 है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से इस बार 46 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार की बात हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये एक वार्षिक व स्वनामांकित पुरस्कार है। ये किन्हें दिया जाता है? तो ये प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी में पढ़ाने वाले अध्यापकों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और
कब दिया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, उनकी जन्म तिथि के अवसर पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर दिया जाता है। उनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में उनके जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। याद रखेंगे डेट, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। और कौन से मंत्रालय की इसमें भूमिका होती है? तो शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, याद रखेंगे, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इनका आयोजन किया जाता है। याद रखेंगे कि जो मैंने बताए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 5 सितंबर 1988 को तेलुगु परिवार में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 21 अगस्त, ऑप्शन बी 24 अगस्त, ऑप्शन सी 26 अगस्त, ऑप्शन डी 17 अगस्त। तो हाल ही में यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हालांकि इसका आयोजन नहीं किया है, लेकिन 24 अगस्त को ही यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आयोजन क्यों नहीं किया है? ये जगजाहिर है, क्योंकि रूस ने आक्रमण कर रखा है यूक्रेन के ऊपर। अब बात अन्य डेट्स की करें तो 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, आतंकवाद पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस भी मनाया जाता है। और 24 अगस्त को ही विश्व गुजराती भाषा दिवस भी मनाया जाता है। 26 अगस्त को मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और 17 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए NV सुंदरा, ऑप्शन बी विक्रम दोराईस्वामी, ऑप्शन सी देवाशीष मोहंती, ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। तो हाल ही में अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में NV सुंदरा को चुना गया है। बात अन्य ऑप्शंस की बात करें तो विक्रम दोराईस्वामी को हाल ही में यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। देवाशीष मोहंती की बात करें तो NII के निदेशक के रूप में इन्हें चुना गया है। और रुचिरा कंबोज UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट है, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल सेवा जर्मनी में शुरू की गई है। अच्छा, ये रेल किसके द्वारा बनाई गई, किस कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं? तो फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम, याद रखेंगे, किसके द्वारा बनाई गई हैं? 14 रेल जर्मनी को सौंपी गई हैं। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम, कौन है? फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम ने ये 14 ट्रेनें जर्मनी को सौंपी हैं। और जर्मनी ने ये अपने राज्य लोअर सैक्सनी में, कौन से में? लोअर सैक्सनी में ये सेवाएं शुरू की हैं। क्यों शुरू की गई हैं? क्योंकि अधिकतर देशों ने जो अपना कार्बन मुक्त होने का लक्ष्य है वो 2030 नियुक्त किया है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन होती हैं उनमें धूम्र प्रदूषण नहीं होता है, धुएं से प्रदूषण उनमें नहीं होता है। अच्छा, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही, तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इसमें पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाता है। याद रखेंगे, हाइड्रोजन में, इसमें जो है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है, इसमें पानी से, आपको पता है पानी में O भी होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइजर के इस्तेमाल से। इसके बाद धुएं के स्थान पर क्या निकलता है? जब H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा? उसमें से जल अलग निकल जाएगा, H2 का उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया जाएगा। तो धुएं की जगह पर क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया पुस्तक किसके लेखों का संकलन है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अरुण जेटली। तो न्यू इंडिया पुस्तक अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, जो कि अब दिवंगत हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, इनके नाम एक रिकॉर्ड था, आप जानते होंगे भली भांति, सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहने का, सबसे कम कार्यकाल था इनका प्रधानमंत्री के रूप में। और सुषमा स्वराज, ये हमारे देश की एक महान विदेश मंत्री
रही थी, ये भी दिवंगत हो चुकी हैं। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन 1 फहमीदा अजीम, ऑप्शन बी मरीना तबस्सुम, ऑप्शन सी वसीफा नाजरीन, ऑप्शन डी मनीषा रोपेटा। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए फहमीदा अजीम को चुना गया है। इनका जन्म तो बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन ये बाद में अमेरिका चली गई थी, तो ये बांग्लादेश की अमेरिकी हैं और ये ऑनलाइन पत्रिका, अमेरिका की एक ऑनलाइन पत्रिका है इनसाइडर, उसके लिए काम करती हैं। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार 2022 है, इन्हें तो मिला ही है, फहमीदा अजीम जो कि बांग्लादेश मूल के हैं, इन्हें तो मिला ही। इनके साथ 3 और पत्रकार हैं, उनके भी नाम आप याद रखेंगे। पहले हैं एंथनी डेल कर्नल, दूसरे जोश एडम्स और तीसरे हैं वोल्ट हिक्की। इन्हें भी ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, क्यों सम्मानित किया गया है? तो इन सभी ने उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न पर कार्य किया था। उनके जो उनसे रिलेटेड जो भी समस्याएं थी उन्हें उजागर किया था, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया है। बात अन्य ऑप्शंस की करें तो मरीना तबस्सुम, ये भी बांग्लादेश की हैं, ये बांग्लादेश की एक आर्किटेक्ट हैं, इन्हें लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वसीफा नाजरीन, ये भी बांग्लादेश की हैं, इन्होंने हाल ही में K2 फतह की थी, K2 यानी कि गार्डवन ऑस्टिन। और मनीषा रोपेटा पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू DSP हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के कोर्ट ने प्रधानमंत्री को निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हाल ही में थाईलैंड के कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को निलंबित कर दिया है। अब बात थाईलैंड की हो रही है, तो थाईलैंड की जो करेंसी है वो थाई बहत है और इसकी जो राजधानी है वो बैंकॉक है और प्रधानमंत्री तो यही थे प्रयुत चान ओचा, तो जो अब नए नियुक्त होंगे वो आपको समय से बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट है एशिया कप 2022 के लिए अंतरिम मुख्य कोच कौन बने हैं? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी VVS लक्ष्मण, ऑप्शन सी रमेश पवार, ऑप्शन डी सौरव गांगुली। तो पिक्चर देखकर आप समझ गए होंगे, VVS लक्ष्मण को अंतरिम मुख्य कोच बना करके एशिया कप के लिए भेजा गया है। क्यों? क्योंकि राहुल द्रविड़ जो कि मुख्य कोच हैं उन्हें कोरोना हो गया, वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बात रमेश पवार की करें तो महिला क्रिकेट टीम के ये कोच हैं और सौरव गांगुली को आप जानते हैं, ये BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, अब एशिया कप 2022 की बात हो रही है, तो एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो UAE में किया जाएगा। और अभी एक क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए, किस टीम ने किया था? तो वो हांगकांग की टीम ने किया था। याद रखेंगे, नई टीम कौन शामिल हो रही है एशिया कप में? हांगकांग हो रही है। इस बार 6 टीमें हिस्सा लेंगी, 3-3 टीमों के 2 ग्रुप होंगे और कुल 13 मैचों का आयोजन किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ पर किया जाएगा? तो UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट है हाल ही में किसने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। तो हाल ही में हमारे खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम को लॉन्च किया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, जगदीप धनखड़ नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने अभी अभी ताशकंद में रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी SCO के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी उसमें हिस्सा लिया था और वहाँ पर शास्त्री जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस ब्रांड ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए ड्रीम सेट गो, ऑप्शन बी फैन कोड, ऑप्शन सी pokerbazi.com, ऑप्शन डी गरुण एयरोस्पेस। तो अभी हाल ही में ड्रीम सेट गो ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात फैन कोड की करें तो फैन कोड ने रवि शास्त्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। pokerbazi.com ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था और गरुण एयरोस्पेस ने MS धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। नेक्स्ट है SING प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच पहला अंतरिक्ष सहयोग होगा? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान।
तो ये भारत और चीन के मध्य पहला अंतरिक्ष सहयोग कार्यक्रम है। ये चर्चा में क्यों है? तो भारत और चीन के बीच आपको पता है तनाव है, तो उसी तनाव को देखते हुए चीनी अंतरिक्ष स्टेशन तियोंगोंग पर भारत निर्मित स्पेक्ट्रोस्कोप स्थापित करने की परियोजना में शामिल जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि कहीं ये कार्यक्रम रुक ना जाए। नेक्स्ट है बारबेल रणनीति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी युद्ध नीति, ऑप्शन डी निवेश। तो बारबेल रणनीति निवेश से संबंधित है। इसका जिक्र इस बार हमारे भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया था। ये क्या है? तो इसे मैं समझा देता हूँ ये क्या है। इसके मुताबिक रिवार्ड और रिस्क के बीच संतुलन बनाने का सबसे अच्छा तरीका बताया जाता है। वो अच्छा तरीका क्या है? तो उच्च जोखिम और बिना जोखिम, याद रखेंगे, उच्च जोखिम और बिना जोखिम वाली संपत्ति की दो चरम सीमाएं, जो लास्ट सीमाएं होती हैं, चरम सीमाओं से बोलते हैं, संपत्ति की दो चरम सीमाओं से बचते हुए मध्यम जोखिम वाली संपत्ति में निवेश किया जाए। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। बारबेल क्या है? तो उच्च जोखिम और बिना जोखिम वाली संपत्ति की दो चरम सीमाओं से बचते हुए जो मध्य जोखिम वाली संपत्ति में निवेश किया जाता है, यही एक बारबेल रणनीति है। इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया था? भारतीय सर्वेक्षण में भी इस बार किया गया। जो भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है प्रतिवर्ष, तो इस बार जो किया गया था उसमें इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है V1280 स्कॉर्पी क्या है? ऑप्शन ए क्षुद्रग्रह, ऑप्शन बी नोवा, ऑप्शन सी पनडुब्बी, ऑप्शन डी मिसाइल। तो V1280 एक नोवा है। अभी हाल ही में एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने V1280 स्कॉर्पी नामक एक विस्फोटित नोवा देखा था, और यह भी उन्होंने देखा कि इसके 1 महीने बाद इस नोवा के चारों ओर धूल की मोटी परत बन गई थी। तो ये चर्चा में है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट है हाल ही में एमएसपी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए संजय अग्रवाल, ऑप्शन बी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी, ऑप्शन सी इंदरमीत गिल, ऑप्शन डी गुस्तावो पेट्रो। तो हाल ही में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसे कहेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य, समिति की अध्यक्षता संजय अग्रवाल के द्वारा की गई है। अब नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी की बात करें तो ये CSIR की पहली महिला महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया था। इंदरमीत गिल को विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये मैं इसलिए ऐसे आपके लिए ऑप्शंस लेता हूं जिससे कि पिछले वाले क्वेश्चंस का आपका रिवीजन भी होता रहे, और आप साथ के साथ यदि आपको पता हुआ करे तो साथ के साथ रिवाइज कर लिया कीजिए। नेक्स्ट है इंडिया @100 प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद। तो आपको पता होगा अभी भारत ने आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई। अब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, तो अगले यानी कि 1947 तक के लिए रोड मैप तैयार किया है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। याद रखेंगे इंडिया @100 प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ये केरल की सरकार ने घोषणा की है। बात केरल की हो रही है तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं, लिंगानुपात 1084 है जो कि भारत में सर्वाधिक है, प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल हैं, जिले 14 हैं, राज्य के पुष्प कन्नीकोन्ना हैं, राज्य के वृक्ष नारियल है, राज्य के पक्षी भृंगराज है, राज्य के पशु हाथी है, लोकसभा सीट 20 हैं, राज्यसभा सीट 9 हैं और विधानसभा सीट 140 हैं। अंतिम क्वेश्चन आज का, हाल ही में न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए एम वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी
द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी अमित शाह। तो हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो द्रौपदी मुर्मू आप भलीभांति जान गए होंगे, अब ये भारत की नवनिर्वाचित पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। अब 26 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की बारी है, तो चलिए रिवीजन करते हैं। इसमें आप अपने आप को चेक किया कीजिए कि कितने क्वेश्चंस को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो 27 अगस्त 2022 से पहले खेलो इंडिया महिला जूडो टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये कहाँ से की गई है? गुवाहाटी से की गई है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये दिसंबर 2014 में की गई थी। हाल ही में किसने ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी है? तो मैंने आज भी बताया, राजनाथ सिंह ने। भारत ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना कब से लागू होगी? तो ये 2 अक्टूबर 2022 से लागू होगी। और थैलें बदलने के लिए डेडलाइन कब तक है? तो वो दिसंबर तक है। HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ शुरू किया है? तो ये सांचौर राजस्थान से शुरू किया है। PM मोदी द्वारा अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। हाल ही में भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया जाएगा। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। UK में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोराईस्वामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में विदेश मंत्री S जयशंकर ने नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो ये पराग्वे में किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक देश कौन बना है? तो ये चीन बना है। दूसरे स्थान पर USA है और तीसरे स्थान पर अपना देश भारत है। विश्व गुजराती भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्चायोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है? तो ये झारखंड ने किया है। एशिया कप क्रिकेट में शामिल होने वाली नई टीम कौन सी है? तो ये हांगकांग है। हाल ही में किस राज्य ने अवैध शराब नशीली दवाओं के व्यापार के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है, अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये जापान शीर्ष पर रहा। भारत 5वें स्थान पर रहा। किस राज्य ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने किया है। अडानी समूह ने NDTV में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो 29.18% का अधिग्रहण अडानी समूह ने NDTV का कर लिया है। तो आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, जिससे कि चैनल का मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों के लिए अन्य सब्जेक्ट को भी जल्दी से पूरा कराया जाए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।